ये वीडियोस आपने पिछले कुछ दिनों में जरूर देखी होंगी। एक मेटल का कैन आता है, जमीन पे गिरता है और उसमें से एक अजीब धुआं निकलना शुरू होता है और कुछ ही सेकंड के अंदर आसपास खड़े सारे लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं। आंखों में से आंसू की नदियां बहने लगती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है और ऐसा लगता है कि सांसें अभी रुक जाएंगी और आप मर जाओगे। इस सफेद क्लाउड को हम कहते हैं टीयर गैस और टेक्निकली ये एक गैस भी नहीं होती। तो फिर ये क्या है? इसका बॉडी पे नुकसान क्या है? लॉन्गर टर्म पे देखें तो क्या ये बॉडी को आगे जाके कितना नुकसान पहुंचा सकती है? और अगर ये गैस एक्सपायरी है तो क्या ये और जानलेवा हो जाती है? और सबसे जरूरी, अगर आप इसके कांटेक्ट में आए तो अगले स्टेप्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले एक कंफ्यूजन दूर करते हैं। टीयर गैस कोई एक सिंगल केमिकल नहीं है, बल्कि ये केमिकल की कैटेगरी है जिन्हें साइंटिफिक लैंग्वेज में रायट कंट्रोल एजेंट्स कहा जाता है। रायट्स का मतलब दंगे। इनका पर्पस होता है आईज, स्किन या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में इरिटेशन पैदा करना। एक्चुअली में इतनी ज्यादा इरिटेशन पैदा करना कि लोग वहां से भागने में, उस जगह को छोड़ने में मजबूर हो जाएं। बट क्या ये सिर्फ इरिटेशन ही करता है या फिर इसके और भी नुकसान है? वीडियो में आगे बात करते हैं। अब टीयर गैस अलग अलग टाइप्स की होती है, CS, CN, CR और पेपर बेस्ड OC एजेंट्स। लेकिन दुनिया भर में टीयर गैस को एक्सप्लेन करने के लिए जिसका नाम सबसे ज्यादा आता है वो है CS। इसका साइंस की दुनिया में नाम है 2-क्लोरो बेंजल मेलोनोनाइट्राइल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि CS रूम टेम्परेचर पे कोई गैस नहीं होता, बल्कि एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बिल्कुल एक फाइन पाउडर जैसे सब्सटेंस की फॉर्म में। फिर सवाल यह आता है कि इसको गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इनके पार्टिकल्स को हवा में डिस्पर्स किया जाता है तो ये स्मोक या फिर एरोसोल की तरह हवा में ट्रेवल करता है। अब यहाँ पे एरोसोल का मतलब है हवा में घूमने वाले माइक्रोस्कोपिक या फिर बहुत ज्यादा छोटे सॉलिड या फिर लिक्विड पार्टिकल। जैसे जब भी आप एक डिओड्रेंट या फिर परफ्यूम को स्प्रे करते हो तो हवा में उसके छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉपलेट्स फैल जाते हैं। एक प्रकार से एरोसोल वही है। एक प्रकार से टेल्कम पाउडर का एग्जांपल देखो। टेल्कम पाउडर हम सबको पता है पाउडर है, लेकिन अगर से जोर से बाहर निकाला जाए तो ये एक गैस एक्चुअली में एक एरोसोल की तरह बाहर आता है। तो टीयर गैस भी बिल्कुल वैसे ही है। अब हम ये तो समझ गए कि टीयर गैस एक्चुअली में गैस नहीं है। आओ अब समझते हैं इसका हमारी बॉडी पे रिएक्शन कैसा है। हमारी बॉडी के अंदर पेन सेंसिंग नर्व सेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग नोसिसेप्टर्स कहते हैं। इन सेल्स के ऊपर माइक्रोस्कोपिक रिसेप्टर्स लगे होते हैं जिनको आप एक सेंसर की तरह समझ सकते हो, जैसे कि सेंसर हमारे फोन में लगे होते हैं। और CS जैसे केमिकल्स इन सेंसर को एक्टिवेट कर देते हैं। अब स्पेशली CS के केस में हमारी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है TRPA1। TRPA1 हमारी बॉडी का एक केमिकल डेंजर सेंसर है। जब भी कोई हार्मफुल या फिर हाईली इरिटेटिंग सब्सटेंस हमारी आंखों, हमारी नाक, हमारे मुंह या फिर हमारे लंग्स के कांटेक्ट में आता है, ये हाईली एक्टिव हो जाता है और तुरंत ब्रेन को सिग्नल देता है कि भाई इसमें खतरा है, इससे दूर रहो। इसको आप एक फायर अलार्म की तरह समझ सकते हो, जो फायर को देखते ही, महसूस करते ही आपको सिग्नल देता है। अब टीयर गैस इंसानों को पकड़ के वहां से नहीं हटाती, ये हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को ऐसे एक्टिवेट कर देती है कि हमारी बॉडी खुद ब खुद उस एरिया से, उस एनवायरनमेंट से भागने पे मजबूर हो जाती है। अब टीयर गैस का इफेक्ट हमारी आईज, स्किन, नोज, माउथ, लंग्स पे क्या क्या होता है एक एक करके समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखो। तो पैनिक मत हो, इट्स ओके। चल रही है प्लीज। अरे रुको, 2 मिनट में ऐसा चला जाएगा अपने आप ही पैनिक। अगर सबसे पहले आंखों की बात करें तो हमारी आंखों का आउटर सरफेस हमेशा गीला रहता है, उस पे हमेशा से पतली सी टीयर यानी आंसू की एक लेयर रहती है। और आंखों के अंदर सेंसरी नर्व्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि आंखें हमारी बॉडी के सबसे कमजोर, सबसे डेलिकेट ऑर्गन्स में से एक है। अब जैसे टीयर गैस के पार्टिकल हमारे आंखों के मॉइस्ट सरफेस पे आते हैं, बैठते हैं, चिपक जाते हैं, हमारे बॉडी के, हमारी आंख के आसपास के पेन सेंसिंग नर्व्स को एक्टिवेट कर देते हैं। ब्रेन को तुरंत सिग्नल मिलता है और वो ये 3 काम करता है। पहला, टीयर ग्लैंड बहुत सारे टीयर्स यानी बहुत सारा आंसू पानी रिलीज करता है ताकि वो जो भी इरिटेंट है, जो भी सब्सटेंस केमिकल आपकी आंखों में गया, वो रिलीज आउट हो जाए। दूसरा, आंखों की जो लिड है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है ताकि ये इनवॉलेंटरीली होता, आपके कंट्रोल में नहीं होता, ताकि और पार्टिकल आपकी आंखों में ना जा सके। और तीसरा, आई मसल्स रिपीटेडली कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिससे आंखें खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
आप कॉन्शियसली सोचोगे कि मुझे आंखें खोलनी है, कोशिश भी करोगे, लेकिन आपकी बॉडी आपको ये अलाउ ही नहीं करेगी, बिकॉज बॉडी को लग रहा होता है कि आंखें खोलना और ज्यादा डेंजरस हो सकता है, जो कि सही भी है। और यही सेम मैकेनिज्म, मतलब केमिकल्स अलग, साइंस अलग, लेकिन सेम मैकेनिज्म फॉलो होता है जब हम प्याज काटते हैं। बस प्याज वाले केस में इंटेंसिटी बहुत कम और यहां पे इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, आपके रिसेप्टर्स पेन सिग्नल तो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वो केमिकल आपकी आंखों में लंबे समय तक रहे या फिर आपने उन्हें हटाया नहीं वहां से सही समय पे, जो कि मैं आगे बताऊंगा कैसे हटाना है, तो आपकी आंखों में एक परमानेंट इंजरी भी हो सकती है। इसलिए सिर्फ ये बोलना कि ये थोड़ी देर के लिए आंसू हैं, ये साइंस की निगाह में सही नहीं होगा। अब इसका हमारे नाक, गले और हमारे लंग्स पे क्या असर होता है, उसके बारे में जानते हैं। अब जो पार्टिकल्स आपकी आंखों में गए, वही सांस लेते हुए चाहे नाक से चाहे मुंह से एंटर करके आपकी नाक, आपके थ्रोट यानी गले और आपके लंग्स तक भी पहुंच सकते हैं। हमारी नोज और एयरवेज यानी कि उसके रास्ते में भी कुछ मॉइस्ट लिक्विड्स बैठे होते हैं, जिनको म्यूकोसल लाइनिंग्स कहते हैं। और टीयर गैस के पार्टिकल इन मॉइस्ट सरफेस के साथ, जैसे आंखों में कांटेक्ट में आए थे, इनके साथ भी कांटेक्ट में आते हैं और हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म फिर से एक्टिवेट हो जाता है। नोज म्यूकस प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपकी नाक बह सकती है, गले में जलन होने लग जाती है, खांसी आना शुरू हो जाती है और चेस्ट टाइट फील होना शुरू हो जाती है और ऐसा लगता है कि आपकी सांस रुक जाएगी। अब कफिंग यानी कि खांसी करना एक बॉडी का रिफ्लेक्स है, वो चाहती है जो भी पार्टिकल्स आपके बॉडी के अंदर गए हैं वो खांस के बाहर आ जाए। लेकिन अगर पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन में हुए तो हमारी जो एयरवेज है वो नैरो यानी कि पतली भी हो सकती है, इसे ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं। अब कोई हेल्दी पर्सन इसे फिर भी सहन कर सकता है, लेकिन अगर किसी को अस्थमा है या फिर सांस की कोई और बीमारी है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इन सब के पास लंग्स पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस झेलने की क्षमता नहीं होती, या किसी पे ज्यादा किसी पे कम होती है। इसलिए टीयर गैस का इफेक्ट किसी में बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है और किसी में कम। अब क्या इसका कोई स्किन पे भी फर्क है? आंसर है हाँ, ये पार्टिकल स्किन को भी इरिटेट कर सकते हैं, रैशेस कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा खुजली हो सकती है या फिर जलन भी। लेकिन स्किन पे इफेक्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है जब एक इंसान को पसीना आ रहा हो या फिर उसकी बॉडी पे गीली गीली कोई लेयर हो, बिकॉज ये पार्टिकल इजीली कांटेक्ट में आते हैं और वहां पे बैठ के चिपक जाते हैं। अब ये कितना डेंजरस है, इसका बॉडी पे कितना इफेक्ट है, क्या ये बहुत खतरनाक है? इसका सीधा आंसर यस या नो में देना गलत होगा। जनरली टीयर गैस को नॉन लीथल राइट एजेंट कहा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से सही शब्द है लेस लीथल। एक बेसिक टॉक्सिकोलॉजी प्रिंसिपल होता है, डोज मैटर्स। कितना केमिकल इनहेल हुआ है, कितनी देर एक्सपोजर चला, लोकेशन ओपन थी या क्लोज थी, पर्सन की हेल्थ कंडीशन क्या थी, रिपीटेड एक्सपोजर हुआ है या फिर एक सिंगल बार एक्सपोजर हुआ है, इसके रिजल्ट इन बेसिस पे अलग अलग हो सकते हैं। थोड़ी देर का ये एक्सपोजर इवन आउटडोर भी हो, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन इससे बहुत इजीली रिकवर किया जा सकता है अगर आप उस एरिया से दूर भाग जाएं तो। लेकिन अगर एनवायरनमेंट क्लोज्ड हो, वो वहां से बाहर ना जा पाए और ये पार्टिकल्स वहीं पे घूमते रहे, तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अगर इसका एक्सपोजर बहुत हाई अमाउंट में रहा तो सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, लंग इंजरी हो सकती है केमिकल वजह से, और आंखों में परमानेंट डैमेज तक हो सकता है। इन शॉर्ट, इसका इफेक्ट है तो टेम्परेरी, लेकिन सब्सटेंस हार्मलेस है, ये बोलना भी गलत होगा। अब अगर एक बार इन पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आ गए तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए ताकि जल्दी रिलीफ मिले या फिर इससे बच पाए, उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देखो। ये वो निशान है जहाँ पर आंसू गैस का गोला इनके हाथ पे लगा हुआ है। किसी बहन बेटी के पास ये गोला लगता, वो क्या करती? उसका मुंह खराब नहीं होता? शायद आपने ये वीडियो पहले देखी होगी जहां पे ये कैन इनके हाथ पे आके गिरा। अब जिस कैन से टीयर गैस रिलीज होती है वो अपने आप में एक बहुत फास्ट मूविंग प्रोजेक्टाइल है, जो किसी के सर पे, मुंह पे या किसी और सेंसिटिव पार्ट पे गिरा तो बहुत ज्यादा बड़ी मैकेनिकल इंजरी भी कर सकता है, जैसे कि इनके हाथ में हुआ। तो बेसिकली टीयर गैस के केस में दो प्रकार से रिस्क है, एक तो टॉक्सिक केमिकल्स का है, दूसरा मैकेनिकल इंजरी का भी। अब इन सारी वीडियोस के बाद एक वीडियो सामने और आई जो कि ये थी। हमारा देश किस लेवल का एक्सपायर हो चुका है ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये टीयर गैस के गोले हैं जो लोग हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं, और इनकी एक्सपायरी डेट 12/25 है। ये लोग कम से कम ये तो कब बिना एक्सपायर हुआ ले आते यार। तो सवाल उठता है कि क्या एक्सपायर होने के बाद ये टीयर गैस और ज्यादा खतरनाक हो जाती है? जब भी हम ये एक्सपायर वर्ड सुनते हैं तो हमेशा से हमारे दिमाग में आता है कि अंदर के केमिकल एक्सपायर हुए होंगे। मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाई जहां पे मैंने 24 घंटे तक एक्सपायरी फूड खाया, वहां मैंने एक्सपायरी फूड की तो बात की,
लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्सपायरी अंदर के केमिकल नहीं, बाहर के कंटेनर्स का भी खेल है। ये एक कंप्लीट सिस्टम होता है। इसमें एक्टिव इरिटेंट होते हैं, उसमें डिस्पर्स करने वाले मटेरियल्स होते हैं, इग्निशन के लिए कंपोनेंट्स होते हैं और एक केसिंग भी होती है, यानी कि उसकी आउटर कवरिंग भी होती है। टाइम, हीट, ह्यूमिडिटी या फिर इम्प्रॉपर स्टोरेज की वजह से इनमें से कोई भी चीज खराब हो सकती है। यानी कि हो सकता है एक्सपायर होने के बाद वो और वीक क्लाउड रिलीज करे, हो सकता है वो नॉन यूनिफॉर्मली क्लाउड रिलीज करे, मतलब एक तरफ ज्यादा पार्टिकल रिलीज करे और एक तरफ कम। किसी तरफ इतनी ज्यादा पार्टिकल रिलीज कर सकते हैं कि उस तरफ जो भी खड़ा होगा उसे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इट इज लाइक कि आप एक ऑमलेट बना रहे हो और उसमें आपने नमक डाला, एक तरफ नमक ज्यादा हो गया और दूसरी तरफ कम, तो यहां पे अगर वो पार्टिकल ज्यादा हुए तो जो भी वहां खड़ा होगा उसको ऑटोमेटिकली हाई एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन अगर केमिकली बात करें तो क्या एक्सपायर्ड मटेरियल जो केमिकल अंदर, क्या वो और ज्यादा नुकसान देगा? आंसर है इसका कोई प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो इसके ऊपर केमिकली ये कितना खराब हो जाएगा एक्सपायर होने के बाद, इसके ऊपर मैं अभी कोई भी सटीक बात नहीं कर सकता। लेकिन यहां पे ये भी जानना जरूरी है कि कैन अगर एक्सपायर हो गया है तो टारगेट्स को तो उसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो लॉन्च कर रहे हैं उनको भी उसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज वो समय से पहले इग्नाइट हो सकता है, समय से पहले फट सकता है या फिर कुछ भी और मिस हैपनिंग हो सकती है। तो कैन पे लिखी हुई एक्सपायरी डेट सिर्फ एक एक्सपायरी डेट नहीं है, उसके कुछ तो बैड इफेक्ट्स है। इन शॉर्ट, एक्सपायरी के बाद वो ज्यादा टॉक्सिक हो जाए ये पक्का नहीं है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, और आई होप आपने ये वीडियो जरूर देखी होगी जहां पे प्रोटेस्ट में जाने वाले लोगों ने अपने हाथों में नमक रखा हुआ है और कुछ ने तो अपनी आंख में लगाया भी। तो क्या नमक टीयर गैस को न्यूट्रलाइज कर देता है? सिंपल आंसर बताऊं, नहीं। टेबल सॉल्ट CS का साइंटिफिकली प्रूवन कोई एंटीडोट नहीं है, बल्कि ड्राई सॉल्ट को आंखों में लगाने से या फिर उसको रब करने से जो आंखें आपकी ऑलरेडी खराब है, इरिटेशन हो रही है, वहां पे और ज्यादा डैमेज हो सकता है। लेकिन फिर ये कंफ्यूजन क्यों? शायद सलाइन की वजह से हुई है। सलाइन बेसिकली क्लीन वाटर के अंदर कंट्रोल्ड अमाउंट में साफ सुथरा नमक डाल के बनने वाला एक सॉल्यूशन है जिससे आंखें धोई जाती हैं, और वो भी उन पार्टिकल्स को वहां से सिर्फ रिंस करता है, मतलब हटाता है, वो भी उन्हें न्यूट्रलाइज नहीं करता है। तो पैकेट वाला नमक इसका सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि मामला और खराब कर सकता है। एक बात और जानिए, अगर आपने अपनी बॉडी पे कोई भी क्रीम लगा रखी होगी, जो कि मैंने ऊपर बताया, पार्टिकल स्किन पे चिपक जाएंगे और ज्यादा नुकसान देंगे। अब यहीं पे एक और बात भी आती है, जब भी कोई इस पार्टिकल से एक्सपोज होता है, स्किन पे चिपकता है, उसको लगता है कोई क्रीम, कोई वैसलीन या कोई मॉइस्चराइजर लगाने से, जो कि जनरली फीमेल्स के बैग में पड़े होते हैं, ये ठीक हो जाएगा। बल्कि इससे प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, बिकॉज जो पार्टिकल आपकी स्किन पे ऑलरेडी थे वो अब वहीं पे चिपके रहेंगे। ऑल्सो प्रोटेस्ट के विजुअल्स में आपने पुलिस ऑफिसर्स को या फिर जो लॉन्च कर रहे थे इन कैंस को देखा होगा कि मुंह पे रुमाल लगाया हुआ था। क्या रुमाल इसको सिग्निफिकेंटली रोक सकता है? सच बोलूं तो नहीं। ये हो सकता है इसके इफेक्ट को कम कर दे, लेकिन रोक नहीं सकता। ऑब्वियस बात है, रुमाल एयर टाइट एनवायरनमेंट तो पैदा कर नहीं रहा है, तो कहीं से ये पार्टिकल तो एंटर कर सकते हैं, लेकिन एक और बड़ा रिस्क भी है उन लोगों के लिए भी। वो पार्टिकल रुमाल पे चिपक जाते हैं और लंबे समय तक अगर उन्हें वो सेम रुमाल पहन के रखा तो वही पार्टिकल उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, नाक के थ्रू या फिर मुंह के आसपास स्किन पे भी चिपक जाएंगे। अब ऑब्वियस बात है, इसके प्रॉपर मास्क आते हैं जो इन गैसेस को फिल्टर आउट कर देता है, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। लेकिन ये वीडियो इसके ऊपर नहीं है। वीडियो इसके ऊपर है कि अगर ऑलरेडी आप एक्सपोज हो चुके हो तो अब आगे क्या करना है। सबसे पहला स्टेप है, जिस एरिया में एक्सपोज हुए उससे दूर जाके खुले एरिया में जाओ। सेकेंड और सबसे जरूरी, आंखों को रब नहीं करना है। इससे जो पार्टिकल्स है वो आंखों में और जा सकते हैं और उनके रफ सरफेसेस आंखों में स्क्रैच पैदा कर सकते हैं, जिसके वजह से इफेक्ट और बढ़ जाएगा। कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने तो केयरफुली उन्हें रिमूव करना बहुत जरूरी है, बिकॉज पार्टिकल्स उसके अंदर भी ट्रैप्ड रहेंगे। आंख को क्लीन वाटर से साफ करना है, और अगर सलाइन वाटर है तो और अच्छी बात है। और सिर्फ आंख में नहीं, आपको अपनी नाक के अंदर भी और मुंह के अंदर भी पानी डालना होगा, बिकॉज पार्टिकल इन तीनों जगह से अंदर एंटर कर सकते हैं। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इनिशियली पानी डालोगे तो इरिटेशन बढ़ सकती है, यह आपको पैनिक सिचुएशन में डाल सकता है, तो घबराएं ना। धीरे धीरे उसका असर खत्म होगा, लेकिन शुरुआती तौर पे इरिटेशन बढ़ेगी, बिकॉज वहां से पार्टिकल फ्लो हो रहे होंगे। और बात रही स्किन की, तो साफ पानी से साफ कर ले, और अगर साबुन है आसपास अवेलेबल तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। साबुन से प्रॉपरली स्किन को साफ करें, और इसके बाद अगर मेडिकल एक्सपर्ट की हेल्प मिल सकती है तो जल्दी जाके ले। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि टीयर गैस क्या है, और अगर इसके कांटेक्ट में आ गए हो तो क्या करना है। मिस इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी को और ज्यादा खराब कर सकती है। इस वीडियो का मुद्दा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप तक सही साइंस पहुंचाना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और हाँ, फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी और वीडियोस प्लान कर रखी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं